ठीक है, तो आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है, या तो ये वीवीटी के लिए भी वैलिड होगा और या तो ये सीएफटी के लिए वैलिड होगा। आपको याद रखना है अगर कोबाल्ट +3 में है, किसमें है, +3 में है, तो अगर उसके साथ में वाटर आ जाए या ऑक्जिलेट आ जाए तो बताओ ये किसके जैसे काम करेंगे। वाटर और ऑक्जिलेट ये जो लिगेंड होते हैं वो किसके जैसे काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे। आपको मालूम है कि अगर ऑक्सीजन डोनर होता है तो वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन वो कोबाल्ट +3 के साथ में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। उसी प्रकार अगर Mn+2 और Fe+2 आ जाए, उसके साथ में क्या आ जाए, अमोनिया NH3 आ जाए, NH3 में नाइट्रोजन डोनर है और बताओ ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लेकिन इसके साथ में आएगा तो क्या बन जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड। उसी प्रकार Ni+4 के साथ में F- आ जाए तो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जितने भी 4D 5D के साथ में कोई भी लिगेंड आ जाए तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन कॉमा ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर and spin only magnetic moment for complex given। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लो ये क्वेश्चन में बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या 4 है, 6 है। क्या इसको हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपका जो आपको कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना होगा, सीएफटी। क्लियर है ना। आप वीवीटी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जिसमें कंफर्टेबल है, मेरा हिसाब से आपको लगाना चाहिए सीएफटी। क्लियर है ना। आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। पहले बताओ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है कि नहीं। तो आप मुझे बताइए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और कोबाल्ट का बताइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 4s2 3d7 होता है या नहीं होता है। तो कोबाल्ट +3 की बात किया जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और बताओ यहाँ में कोबाल्ट +3 के साथ में वाटर है, ऑक्सीजन डोनर है, तो बताओ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अरे भाई क्या हो जाएगा, SFL। कोबाल्ट +3 के साथ में वाटर आ जाएगा, ऑक्सीलेट आ जाएगा, उसको क्या मान के चलना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर आप वीक फील्ड लिगेंड डालेंगे, वीक फील्ड लिगेंड मान के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब देखिए इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बताओ गैप ज्यादा होगा या कम होगा, गैप ज्यादा होगा या कम होगा। तो क्या बताओ ये हमारा इजी होगा, ये T2G होगा कि नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जा पाएगा क्या, नहीं, गैप ज्यादा है। चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, नीचे क्या पेयरिंग हो जाएगी कि नहीं, 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6th इलेक्ट्रॉन, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बताइए आप क्या सब कुछ बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, क्या अंदर में Eg खाली है कि नहीं है तो बताओ अगर Eg खाली है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D2sp3। ज्योमेट्री पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, ऑक्टाहेड्रल, होगा ही नहीं होगा। बताइए पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक होगा तो बताओ इसकी मैग्नेटिक सॉरी इसका जो डाइपोल डाइपोल मोमेंट में बोल लो, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। यही तो पूछा गया था ना आपसे। बताओ क्या इसमें समय लगा है क्या, नहीं, लेकिन क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में थोड़ा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का आए तो हमेशा आप सीएफटी इस्तेमाल करिए, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग। और कुछ तो नहीं पूछा ना, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, मैग्नेटिक नेचर में डायमैग्नेटिक होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, ज्योमेट्री पूछेगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा, कौन सा डी ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा, आंसर इज dx² y² और dz²। बताइए हमें Mn क्या है, Mn+2 में है कि नहीं है, क्योंकि NH3 का चार्ज कैसा होता है भाई, 0 है ना। तो आइए बोर्ड पे ध्यान देंगे, Mn का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो मालूम होना चाहिए। Mn का एटॉमिक नंबर 25 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा, 4s2 3d5। तो Mn+2 का क्या होगा बताइए, 3d5 होगा कि नहीं होगा। तो बताओ यहाँ में जो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड, क्या Mn+2 या Fe+2 के साथ में NH3 होता है तो क्या हो जाता है, वीक फील्ड लिगेंड। क्या हो जाएगा बताओ, ये वीक फील्ड लिगेंड होगा कि नहीं होगा, वीक फील्ड लिगेंड है। तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कि नहीं है, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो बताओ Eg और T2G में किसका एनर्जी ज्यादा होगा, अरे किसका ज्यादा होगा, Eg का। समझ पा रहे हैं ना। और बताओ ये गैप ज्यादा होता है या कम होता है, कम होता है। 5 इलेक्ट्रॉन डालना है, बोलो क्या होगा, 1 2
3, क्या ऊपर चला जाएगा कि नहीं, 4 5 है कि नहीं। तो बताओ क्या डी अंदर वाला डी ऑर्बिटल खाली है या नहीं है, Eg खाली है नहीं है, नहीं है तो क्या बाहर वाला लेना पड़ेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोलो, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए ठीक है। अच्छा अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा तो बताएंगे sp3d2, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर या इनर, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। लो स्पिन हाई स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, समझ पा रहे हैं ना। पैरा या डाया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। पैरामैग्नेटिक होगा, और पैरामैग्नेटिक होगा तो इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 5.8 समथिंग, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। ऐसा होता है। अच्छा इसमें आप लोग बताइए जल्दी से भाई, ये वाला कॉम्प्लेक्स था ना, लो स्पिन या हाई स्पिन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर या आउटर, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या नहीं होगा। अच्छा बताओ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन या हाई स्पिन, क्या पेयरिंग हुई है कि नहीं, अरे भाई चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा था लेकिन मजबूरी में पेयर हो गया कि नहीं, हो गया, तो पेयर होगा तो बताओ उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, तो बताओ ये क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, ठीक। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन ऐसा नहीं लिखा है, तो बताओ अगर आपको बोला जाएगा तो क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन आप ऐसे भी लिख सकते थे क्या, T2G6Eg0 लिख सकते थे ना ऐसे, और इसका बताओ क्या होगा, या तो ऐसे लिखा हो जाए या तो इसका बताओ क्या होगा, T2G3Eg2। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या, यहां में लिखा है टीसी, तो मन टकराए, याद है ना, तो मन टकराए, तो मन तो Mn जो है वो 3D का है और टेक्नीशियम जो है 4D सीरीज का है, तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5 है, तो उसका क्या हो जाएगा बताओ, 5s2 4d5 होगा कि नहीं होगा। और यहाँ में बताओ इसके साथ में ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, बताओ ये 4d सीरीज का है कि 3d सीरीज का है, क्या ये 4d सीरीज का है कि नहीं है। और 4d सीरीज के साथ में चाहे कोई भी लिगेंड आ जाए वो किसका जैसे काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, किसके जैसे काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा। तो बताओ अगर हम बात करेंगे टीसी का, तो बताओ यहाँ में क्या हो जाएगा, 5s2 4d5 ऐसा हो जाएगा ना, तो TC + 2 में बताओ क्या हो जाएगा 4d5 हो जाएगा ना। तो आप मुझे बताइए यहाँ में Eg होगा और यहाँ में T2G होगा, क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन डालना है, और बताओ यहाँ में ये किसका जैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि 4d और 5d के साथ में जो लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, तो बताओ क्या होगा 1 2 3, समझ पा रहे हैं ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, स्प्लिटिंग ज्यादा होता है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ में जाएगा लेकिन यहाँ में क्या हो जाएगा, पेयर, समझ पा रहे हैं ना, क्या यहाँ में जाके पेयर हो जाएगा कि नहीं, अंदर वाला खाली है कि नहीं है, तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3, अंदर वाला खाली है ना, D2sp3, पैरा या डाया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन या हाई स्पिन, लो स्पिन। अगर मान लो T2G में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा, T2G5 बस Eg0। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर आपको याद होगा तो आप लोग पढ़ लिए थे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ में ध्यान दीजिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हमारा लिगेंड अप्रोच करता है, बताइए क्या वो बिटवीन द एक्सिस में आता है, और मेटल यहाँ में कौन से डी ऑर्बिटल होते हैं भाई, DXY DYZ DZX, क्या उनका लो बताओ बिटवीन द एक्सिस होता है कि नहीं होता है, होता है, और लिगेंड भी बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, तो दोनों का बीच में रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो उस केस में किसकी एनर्जी बढ़ जाती थी बताइए, Eg का या T2G का, T2G का एनर्जी ज्यादा और Eg का एनर्जी क्या हो जाता था, कम हो जाता था। क्या यही डायग्राम आपको बताया गया था, देखो D के ऑर्बिटल है, अब्सेंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड नहीं होगा तो सबका एनर्जी बराबर होगा, जिसको डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे, लेकिन लिगेंड अप्रोच करेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी तो ये स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट में, एक का नाम Eg और दूसरा का नाम हो जाएगा T2G। लेकिन ध्यान देना, यहाँ में E लिखते हैं, यहाँ में T2 लिखते हैं, G नहीं लिखते हैं। G मतलब होता है जीरेट, जीरेट बोले तो सिमेट्रिकल, ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है, इसलिए उसके सफिक्स क्या लगाया जाता है, G।
स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है, जी लगाया जाता है। टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल नहीं होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं? ई या T2। समझ पा रहे हैं ना? जी नहीं लिखते हैं, जी का मतलब होता है सिमेट्रिकल। नहीं समझ में आया? आया नहीं आया? तुम लोग हाँ ना बोलो भाई। हाँ ठीक है, ऐसा हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये बेरी सेंटर हुआ करती थी, है ना? और उस समय अब T2 की एनर्जी ज्यादा होगी, Eg की एनर्जी कम होगी, तो यहाँ में dxy dyz dzx है। अब बताओ डब्बा कितना है? 5, तो दोनों का डिनोमिनेटर में क्या होगा? 5। अगर यहाँ में 3 है तो किसका हिसाब से लिखा जाएगा? नीचे वाला का हिसाब से। तो 2/5 प्लस का मतलब उसकी एनर्जी बेरी सेंटर से बढ़ गई, और माइनस का मतलब इसकी एनर्जी बेरी सेंटर से कम हो गई। तो यहाँ में हर डब्बा का एनर्जी कितना है? 0 पॉइंट कितना है बताइए? 0.4 0.4 0.4। एनर्जी कितनी से बढ़ी? 1.2 से। कितनी से कम हो गई? -1.2। तो ओवरऑल जितना ये मीन एनर्जी है भाई, जितना ऊपर बढ़ेगा उतनी एनर्जी कम हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। कॉपी हो गया क्या? तो चलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखना है, तो चलिए लिखेंगे भाई। लिखेंगे इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ लिगेंड, approach of ligand is towards the d orbital, which lies in between the axis, that is dxy dyz dzx. Hence they experience more repulsion, and their energy level increases, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है। तो इनका एक फॉर्मूला होता है एनर्जी निकालने का। ऑक्टाइडल में भूल गया था, मैं अभी लिखा दूंगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSC। SC का मतलब देखो, कभी कभी लिखा होता है CFSC, कभी कभी CFSC में कोई पढ़ता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कोई क्या बोलता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दोनों का मीनिंग अलग अलग है। क्या अलग अलग है? बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है, ये गैप, समझ पा रहे हैं ना? Eg और T2G का बीच का जो गैप होता है उसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ऑक्टाहेड्रल के लिए अलग होगा, टेट्राहेड्रल के लिए अलग होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये जो गैप आपको दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये T का मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो ध्यान देना भाई, यहाँ में अगर इसकी एनर्जी निकालनी है तो क्या कैसे निकालेंगे बताओ? यहाँ में बताओ, Eg में ये डब्बा का एनर्जी कितना है? -0.6।
टी होगा ना टेट्राहेड्रल के लिए। और ओ का जगह में टी बना लीजिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो बोर्ड पे ध्यान देना, ये जो एनर्जी गैप होता है T2 और Eg का बीच का, उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। वो ऑक्टाहेड्रल के लिए O होगा, टेट्राहेड्रल के लिए T होगा। ठीक है, अब आइए ध्यान देना कैसे कैलकुलेट किया जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। तो बताओ यहाँ में एक डब्बा का एनर्जी कितना है बताइए, -0.6 है कि नहीं है? तो एक डब्बा का एनर्जी -0.6 डेल्टा टी ना, समझ पा रहे हैं ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और एनी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, ई में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई सेट। अगर मान लो यहाँ में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको इसमें टोटल कितनी एनर्जी होंगी? एक डब्बा का एनर्जी कितना है, -0.4 मल्टीप्लाई बाई -0.6 मल्टीप्लाई बाई 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकल जाएगा। और T2 सेट के लिए बताओ क्या हो जाएगा, 0.4 डेल्टा टी एन T2 का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 सेट। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा आप देखो XP का मतलब क्या होता है, P मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, X का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हुए हैं वो बताएगा X। समझ पा रहे हैं ना? तो कौन क्या क्या है मैं यहाँ में लिख देता हूं। यहाँ में देखो वेयर एनी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई सेट, एन T2 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 सेट। P हमारा पेयरिंग एनर्जी है, X का मतलब ठीक है। तो X जो है वो नंबर ऑफ टोटल पेयर है या X जो है नंबर ऑफ न्यू पेयर है। समझ पा रहे हैं ना? तो आइए बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में थोड़ा सा अभी आपको क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, देखो ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है कि नहीं है? इसका एनर्जी का निकालेंगे तो क्या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है कि नहीं है? तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में जब पेयरिंग एनर्जी को ऐड किया जाता है तो क्या बन जाता है, क्रिस्टल फील्ड सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बन जाता है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या बन जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगर मान लो पेयर हुआ ही नहीं तो बताओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दोनों सेम है कि नहीं है? है। तो अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में जब पेयरिंग एनर्जी को ऐड किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। नहीं समझ में आया? आ गया होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, इतना हार्ड है भी नहीं। अब नेक्स्ट में जो पॉइंट लिखा रहा हूं उसको लिखिए। अच्छा बताइए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है कि नहीं होती है? होती है। टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए इसके लिए जो सफिक्स होता है वो जी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, ई और T2। समझ में आया नहीं आया? तो लिखेंगे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स center of symmetry is present. In octahedral complex center of symmetry is present. In octahedral complex center of symmetry is present. Hence G subscript या G prefix can be used. प्रीफिक्स मतलब पहले होता है ना, सफिक्स मतलब बाद में होता है ना। तो जी सफिक्स कैन बी यूज्ड, जी सफिक्स कैन बी यूज्ड, दैट इज T2G और EG। but in tetrahedral complex center of symmetry is lacking, hence G suffix cannot be used. अच्छा, अगर ऑक्टाहेड्रल में एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना है तो क्या करेंगे बताओ? वहां में T2G होता था, वहां में EG होता था ना। तो बताओ T2G में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 0.6 स्प्लिटिंग एनर्जी। तो क्या हो जाएगा आंसर, +0.6 स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नॉट
मल्टीप्लाई बाई एन ईजी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी ऑर्बिटल। समझ पे आ रहे हैं क्या आप? तो क्या ये ऑर्डर आप खुद ही बना सकते हैं कि नहीं? तो अगर ऑक्टाहेड्रल के लिए लिखना है तो बताओ क्या लिखा जाएगा? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? देखो प्लस 0.6 स्प्लिटिंग एनर्जी और क्या लिखेंगे बताओ? एन ईजी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी, प्लस क्या लिखा जाए बोलिए? माइनस या प्लस माइनस 0.4 डेल्टा नोट इंटू क्या लिखा जाएगा? एन T2G है ना, प्लस XP। क्या समझ में आया है ना? तो उसके बाद लिख लो ऑक्टाहेड्रल के लिए ऐसे निकालेंगे, टेट्राहेड्रल के लिए ऐसे निकालेंगे। समझ में आ गया ना? तो इस्तेमाल ऑक्टाहेड्रल वाला याद रखना। 0.6 क्या होता है बताइए? 0.6 माइनस 0.4 है ना, ऐसे होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बताइए क्या होता है फॉर्मूला CFSE का ऑक्टाहेड्रल के लिए, बता दीजिए क्या होगा? माइनस 0. तो यहां से क्या निकल जाएगा? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, अब देखो भाई, यहां में लिखा था ना x का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पेयर, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ न्यू पेयर। क्या मतलब है समझ में आएगा अभी आपको? जैसे मान लो यहाँ में लिखा है D5 लो स्पिन, एक में लिखा है हाई स्पिन। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? D5 हाई स्पिन और वहां में लिखा है D6 लो स्पिन। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताओ, हाई स्पिन लो स्पिन मतलब स्पिन लो हो गया, मतलब पेयरिंग हुई होगी। पेयरिंग हुई होगी मतलब ये कौन काम कर सकता है, स्ट्रॉन्ग या वीक? तो इसका अंदर में जो लिगेंड लगा होगा बताओ क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होगा कि नहीं? और हाई स्पिन का मतलब पेयरिंग नहीं हुई। समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ यहाँ में जो D5 के साथ में जो लिगेंड लगा होगा, मान लो कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो D5 आ जाता है ना, तो बताओ इसके साथ में क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड लगा होगा, है कि नहीं? अब थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब हम लोग एनर्जी का कन्वर्ट मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मान लो यहाँ में क्या होगा? EG होगा, यहाँ में होगा T2G, और यहाँ में भी होगा EG और यहाँ में होगा T2G। ठीक है, और यहाँ में देखो वीक फील्ड लिगेंड है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, 1 2 3। चौथा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराना है, ऊपर जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, पेयर होगा, ऊपर जाएगा। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ में देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना। यहाँ में क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बताओ गैप ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। चौथा इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जाएगा लेकिन फिर नीचे गिर जाएगा, तो पेयरिंग हो जाएगी, है ना। फिर यहाँ में देखो, यहाँ में ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखो थोड़ा बात करते हैं हम लोग, पहले बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब इसका क्या निकाले? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ लिख सकते हैं आप, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब कुछ बता सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको निकालना है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, समझ पा रहे हैं ना, तो बताओ कैसे निकालेंगे? बताओ यहाँ में EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G कितने हैं? NEG मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG और NT2G मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? लिखना पड़ेगा, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है। तो बताओ यहाँ में फॉर्मूला क्या है? माइनस 0.4 स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। कितना इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ 3, प्लस यहाँ में ध्यान देना 0.6 स्प्लिटिंग एनर्जी किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल। कितना इलेक्ट्रॉन है EG में? और कोई इलेक्ट्रॉन है क्या जो पेयर हुआ है? तो 0 इंटू P होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना। बताओ यहां से लेके यहां तक ये क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में जब ऐड हो जाता है पेयरिंग एनर्जी कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो जाती है तो क्या हो जाता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो बताओ यहाँ में क्या आएगा? माइनस 1.2 डेल्टा नोट प्लस 1.2 डेल्टा नोट, और 0 इंटू P क्या होगा? 0। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। समझ पा रहे हैं ना? तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ मैं इस केस के लिए बोल सकता हूं क्या कि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा बराबर होगा, क्योंकि 0 इंटू P तो 0 ही हो गया।
तो क्या ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, और क्रिस्टल फील्ड ये क्या है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। कब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बराबर होगा, जब पेयरिंग एनर्जी क्या आ जाए, 0। समझ पा रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब आइए यहाँ में ध्यान देंगे, यहाँ में CFSE की वैल्यू निकालेंगे, तो बताओ क्या होगा, क्या लिखा जाए, बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G कितना आएगा, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG कितना आ जाएगा, 0। तो क्या लिखेंगे, -0.4 इंटू क्या, -0.4 डेल्टा नॉट, और कितने इलेक्ट्रॉन है भाई इसमें, 6, प्लस क्या लिखूंगा, प्लस 0.6 स्प्लिटिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, या तो 2p लिखा होगा या तो 3p लिखा होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ में क्या है, xp, x क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन ना, टोटल नंबर ऑफ पेयर, यही बोला था, या टोटल नंबर ऑफ न्यू पेयर। समझ पा रहे हैं ना। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ऑप्शन में, एक बार यहाँ में गलती हो चुकी है ना, या तो ऑप्शन में दिया होगा तो 2p लिखा होगा, या तो 3p लिखा होगा। क्यों 2p, क्यों 3p लिखा होगा, अभी आपको समझाया जाएगा। पहले बताओ यहाँ में क्या -2.4 डेल्टा नॉट होगा या नहीं होगा, 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा। या तो आंसर में क्या होगा, 2p या 3p, या तो ऑप्शन जो आएगा ना उसका वैल्यू होगा -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2p, या -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 3p। दोनों में, या तो चारों ऑप्शन में 2p लिख के आएगा, या तो चारों ऑप्शन में 3p लिख के आएगा, केवल ये डाटा चेंज हो जाएगा, तो आप टिक कर सकते हैं। अच्छा देखो भाई, अगर हम बात करते हैं D6 की, किसकी बात करते हैं, D6 की, तो आप मुझे बताइए, 1 2 3 4 5 6, या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, ये तो ऑलरेडी इतना तो पेयर होगा ही होगा, अरे होगा ही नहीं होगा, होगा। तो अब देखो भाई, अगर आप, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा कि नहीं कराएगा। तो अच्छा बताओ, ये जब इसमें जाके इसकी पेयरिंग हुई तो पहला पेयर बना है कि नहीं, जब इसकी इलेक्ट्रॉन की जाके इसमें पेयर बना तो न्यू पेयर कितना बना, 2। तो या तो 2p लिखा होगा, या तो टोटल कितने पेयर बने, 3, तो या तो 3p लिखा होगा। तो यही कभी कभी क्वेश्चन में या तो 2p लिखा होगा या तो 3p लिखा होगा। नहीं समझ में आया, नहीं आया। टोटल कितने पेयर हैं, 3, लेकिन न्यू पेयर कितने बनेंगे, D6 में तो 5 इलेक्ट्रॉन तो पेयर हो जाएंगे, छठा इलेक्ट्रॉन तो पेयर होगा ही होगा, या तो स्ट्रॉन्ग हो या तो वीक हो। समझ पा रहे हैं ना। तो न्यू और कितने पेयर बन सकते हैं, तो 2 ही। तो या तो आंसर में 2p लिखा होगा, या तो आंसर में, तो कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होना है, या तो 2p लिखा हो सकता है या तो 3। ऐसा कभी नहीं होगा ये भी आंसर दिया है और ये भी आंसर दिया, ऐसा नहीं होगा। या तो चारों आंसर में 2p होगा, केवल ये डाटा प्लस माइनस ये नंबर चेंज होगा, या तो 3p में आएगा। तो जिसमें आएगा आप कर लेना। तो एक पॉइंट लिख लेंगे, नोट डाल के लिख लेना। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, in tetrahedral complex low spin complex are rarely observed। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रेयरली ऑब्जर्व होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। आइए ध्यान दीजिए, क्यों, इसका भी रीजन यहाँ में ध्यान देना भाई। ऑक्टाहेड्रल में क्या था कि लो स्पिन भी था, हाई स्पिन भी था, क्योंकि वहां में ऑक्टाहेड्रल, ध्यान दीजिएगा भाई, बोर्ड पे ध्यान देना क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में जो गैप ज्यादा होता है वो किसका होता है, अभी मैं आगे आपको फैक्टर में लिखाऊंगा कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसका स्प्लिटिंग ज्यादा होता है किससे, टेट्राहेड्रल से। तो गैप इसमें ज्यादा है, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन टेट्रा में गैप हमेशा कम होता है। टेट्रा में जो गैप होता है स्प्लिटिंग एनर्जी वो क्या होती है, कम होती है। तो कम होती है तो मान लो पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ में जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या तो वीक हो, चौथा यहाँ में ही जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। फिफ्थ भी यहाँ में जाएगा, सिक्स भी यहाँ में जाएगा। जब सारे इलेक्ट्रॉन आराम से पेयर हो रहे हैं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रेयरली ऑब्जर्व होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा था, ऑक्टाहेड्रल में हो रहा था कि गैप ज्यादा था। गैप ज्यादा होने की वजह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फिर वीक फील्ड लिगेंड वाली कहानी थी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ज्यादा गैप होगा, ज्यादा गैप होगा तो इलेक्ट्रॉन पहले पेयर हो जाएगा, है ना। वीक में होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। लेकिन इसमें जो गैप होता है वो कम होता है, या तो स्ट्रॉन्ग लगा हो या तो वीक लगा हो। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ में, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ में, तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, T2 सेट में जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। इसलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो रेयरली ऑब्जर्व होते हैं। वो डायरेक्टली पहले पेयर नहीं होते, पहले एक एक डब्बा में सबको इलेक्ट्रॉन देना है
बाद में अगर सारे डब्बा फिल हो जाएंगे तो पेयरिंग करानी है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या था भाई, इजी ऑर्बिटल खाली कर रहे थे ताकि अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हो, और अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज होने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करानी पड़ती थी, तो लो स्पिन कम्प्लेक्स हुआ करता था, है कि नहीं? अच्छा, और एक बात बतानी थी, जैसे आपने यहाँ में CFSC की वैल्यू निकाला आपने, ठीक है, तो यहाँ में बताओ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसका 0 आ गया और इसका वैल्यू क्या आ गया? तो किसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? अगर ये चेक करना है तो मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लो केवल आपसे बोला जाए, क्वेश्चन में ध्यान देना कि इस D6 लो स्पिन का केवल आप कैलकुलेट करिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो क्या गायब कर देंगे? यहाँ से टोपी को गायब कर दो, तो केवल आपका जो ये वैल्यू आएगा वो क्या निकल के आएगा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। लेकिन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करेगा तो यहाँ में पेयरिंग एनर्जी को भी इंक्लूड कर लेना है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सिर्फ, तो केवल उसमें P लिखना है या नहीं लिखना है? नहीं लिखना है। स्टेबलाइजेशन बोलेगा तो वहां में P लिखना है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? और जब भी एनर्जी को आप काउंट करते हैं तो निगेटिव से नहीं देखना है। निगेटिव का मतलब ये होगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पेयर हुए हैं? वेरी सेंटर का नीचे में, इसलिए ये माइनस साइन आ रहा है। और एनर्जी को कंपेयर करना है तो उसका मैग्नीट्यूड देखना है। क्या देखना है? तो इसका मैग्नीट्यूड तो 2.4 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और इसका 0 आ रहा है, तो समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, ध्यान देना, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है 3 ही जगह तो 0 आएगा। कहां कहां? ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। कहां कहां 0 होगा? ध्यान से देखिए। क्या बताओ, D5 में 0 होगा कि नहीं होगा? D5 के साथ में कौन सा फील्ड लिगेंड होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग या वीक? अरे भाई, वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग के साथ में 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो D5 के साथ में अगर WFL लगा है तो इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग बोला है मतलब पेयरिंग काउंट नहीं करना। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? पेयरिंग एनर्जी तो कुछ ना कुछ हो सकती है ना भाई। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो D5 का वीक फील्ड लिगेंड के साथ में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 0 होगा या नहीं होगा? अरे भाई, पेयरिंग एनर्जी को गायब भी कर देंगे यहाँ में, तो क्या ये वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है? यहां से देखो, यहां से यहां तक ये क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जब उसमें XP ऐड होता है तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी बनता है। क्लियर है ना? तो क्या यहाँ में पेयरिंग एनर्जी भी तो 0 ही है ना? अगर इसको हटाएंगे तभी भी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। मतलब अगर D5 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और D5 के साथ में वीक फील्ड लिगेंड लगा है, तो बताओ उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 0 होगा कि नहीं होगा? रट लेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन करते रहिए। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक आ रहा है ना? और कहाँ कहाँ 0 आएगा? D10 क्या आएगा? D10 के साथ में। समझ पा रहे हैं ना? तो D10 के साथ में बताओ भाई, क्या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ऊपर और नीचे? तो उसके साथ भी हमारा क्या आ जाएगा? D10 के साथ में या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हो या वीक फील्ड लिगेंड लगा हो, उसका भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 0 आएगा। समझ में आया नहीं आया? भाई ध्यान देना। बताओ, EG में तब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? EG में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? EG में 4। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो फॉर्मूला में क्या आता है बताओ? T2G में क्या माइनस 0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस क्या आएगा 0.6। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 6 4 जा 24, 2.4 माइनस 2.4 प्लस 2.4। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भाई। पेयरिंग, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में कुछ ना कुछ पेयरिंग आ जाएगा, तो पेयरिंग का वजह से वो 0 नहीं हो सकता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 0 कहाँ कहाँ होगा बोलो भाई? D5 के साथ में वीक फील्ड लिगेंड और D10 के साथ में स्ट्रॉन्ग या वीक। इस केस में आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 0 होगा। अच्छा, मान लो क्वेश्चन देगा कि मान लो यहाँ में क्या होता है कि आपको 2 क्वेश्चन देगा, बोलेगा पूछा जाएगा कि किसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है कम है, तो आप तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली दिया है और वहां में कंपेयर करना है तो उसके लिए कुछ रूल है। तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग
अब देखिए हम बात करेंगे जब भी क्वेश्चन दिया जाए और उसमें आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी समझ पा रहे हैं ना। तो हम लोग किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो आइए बोर्ड पे ध्यान देंगे। तो हर बार तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है भाई, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी ऐड हो जाएगा तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। और कंपेयर करना है एनर्जी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। क्या देखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। जिसका इस लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बताओ, अगर लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है तो बताओ उस केस में ईजी और T2G का बीच का गैप बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही जितना ज्यादा गैप बढ़ेगा बताओ डेल्टा नोट की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जितना ज्यादा स्प्लिटिंग उतना ही ज्यादा डेल्टा नोट होता है नहीं होता है। तो अगर मान लो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जितना ज्यादा होगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और ध्यान देना, अगर एक्स डोनर का मतलब क्या होता है, एक्स क्या है यहाँ में, अगर कोई हेलोजन डोनर लिगेंड है, कोई ऑक्सीजन डोनर लिगेंड है, कोई नाइट्रोजन डोनर लिगेंड है, कोई कार्बन डोनर लिगेंड है, तो बताओ किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, कार्बन डोनर का, फिर किसका, नाइट्रोजन डोनर का, फिर किसका, ऑक्सीजन डोनर का, फिर किसका होगा, हेलोजन डोनर का। समझ पा रहे हैं ना। क्योंकि भाई देखो इसको सॉल्व करना आसान है, आप समझिए ईएन समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जिसका ईएन ज्यादा होता है तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, लेगा ना कि देगा, है ना। तो बताओ इसमें सबसे ईएन कम किसका है, कार्बन का। तो क्या कार्बन जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, है कि नहीं। तो कार्बन का ईएन कम होने का वजह से वो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, समझ पा रहे हैं। और यहाँ में नाइट्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका ईएन ज्यादा है, ऑक्सीजन का। तो बताओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा। और हेलोजन बोले तो हेलोजन मतलब फ्लोरीन, समझिए फ्लोरीन क्लोरीन वो सब पूरा ग्रुप को समझना है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसका होता है, हेलोजन का होता है कि नहीं होता है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है कि नहीं होता है। तो वही बात है, जिसका ईएन ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, जिसका ईएन ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कम होगी, मतलब जिसका ईएन कम वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, समझ पा रहे हैं ना। तो जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा, कार्बन डोनर का। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और उसमें आपको कंपेयर करना है कि किसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा। तो बताओ यहाँ में सीआर का, यहाँ में देखो सीआर 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 लिखा है, लिगेंड अलग अलग लिखा है कि नहीं। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार क्वेश्चन को तो सॉल्व करना पड़ेगा, उसका एनर्जी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि इतना समय नहीं है। तो आप ऐसे ये वाला ट्रिक से अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ में बताओ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है कि नहीं है। क्या यहाँ में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है कि नहीं है, यहाँ में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, और यहाँ में भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 है। अब देखो इसमें अगर यहाँ में जो मेटल है वो सेम है कि नहीं है, क्या सब 3D मेटल है ना, 3D सीरीज का है, लिगेंड अलग अलग है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ में बताओ हेलोजन डोनर है, यहाँ में ऑक्सीजन डोनर है, यहाँ में नाइट्रोजन डोनर है, और यहाँ में क्या है, कार्बन डोनर है। तो बताओ कार्बन डोनर का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है कि नहीं होता है। अगर इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बताओ क्या ये ज्यादा गैप क्रिएट करेगा, और ज्यादा गैप क्रिएट करेगा तो इसका डेल्टा नोट की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। उसी प्रकार बोर्ड पे ध्यान देना है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्या यहाँ में निकल +3 में है, क्या निकल +3 में है, मेटल तो सेम है, लिगेंड अलग अलग है। यहाँ में कौन डोनर है, नाइट्रोजन, यहाँ में कौन डोनर है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन जल्दी से डोनेट करेगा, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, किसका, नाइट्रोजन का। तो इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा क्योंकि गैप ज्यादा क्रिएट करेगा। बताओ यहाँ में ऑक्जिलेट, क्या ये बाइडेंटेड है, ये भी बाइडेंटेड है। यहाँ में ऑक्जिलेट में कौन डोनेट करता है, ऑक्सीजन, और यहाँ में EN मतलब नाइट्रोजन। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अरे भाई ये कब देखना है, जब हमारा लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज सेम है। क्या होना चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो, लिगेंड अलग अलग हो, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। नहीं समझ में आया। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो हम बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम, भाई मेटल भी सेम है लिगेंड भी सेम है, मेटल भी सेम है लिगेंड भी सेम है, तो क्या चेक करेंगे, चार्ज। क्या देखना है, चार्ज। जितना ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज होगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। बोर्ड पे ध्यान देना, हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFT जो पढ़ रहे थे, वो बेसिकली क्या था, मेटल और लिगेंड का बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक या कोवेलेंट। आयनिक मतलब उन दोनों का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है कि नहीं होता है। पहले समझो ऐसा क्यों हुआ, क्या यहाँ में कोबाल्ट +2 में है कि नहीं है, क्या यहाँ में कोबाल्ट +3 में है कि नहीं है, क्या यहाँ में भी डोनर ऑक्सीजन है, यहाँ में भी डोनर ऑक्सीजन है। समझ पा रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, चार्ज देखेंगे, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा, ज्यादा।
क्यों ज्यादा, अब उसको ध्यान से समझिए। बताओ यहाँ में देखो, क्या कोबाल्ट +2 है और ये डाइपोल होगा कि नहीं होगा, वाटर पोलर है तो ये डाइपोल है, और ये क्या इन दोनों का बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या कोबाल्ट +3 और वाटर का बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ, कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट +3 ज्यादा वाटर को अपने पास कौन बुलाएगा, +2 वाला या +3 वाला। भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, +3 वाला का, है कि नहीं। तो क्या ये वाटर को अपने पास ज्यादा बुलाएगा, मतलब कोबाल्ट +3 और वाटर एकदम पास पास होंगे, तो क्या वाटर का इलेक्ट्रॉन का लोन, मान लो वाटर का जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन है भाई, वाटर का लोन पेयर नहीं, वाटर का इलेक्ट्रॉन, और कोबाल्ट +3 के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, क्या ये दोनों पास पास में होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का बीच में रिपल्सन मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम। और जब रिपल्सन मैक्सिमम होता है तो एनर्जी बढ़ती है, तो बताओ किस केस में एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, CO+3 का केस में, किसके कंपेयर में, CO+2 से। मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया, एक बार और बोर्ड पे ध्यान दीजिए। भाई मैं ये बोला ना कि यहाँ में हम लोगों को क्या करना होता है, बेसिकली मेटल और लिगेंड जब सामने सामने आते हैं एनर्जी बढ़ती है, समझ पा रहे हैं ना, सामने सामने आएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, जितना ज्यादा एनर्जी बढ़ेगा, मतलब जितना ज्यादा उन दोनों का बीच में गैप होगा उसका डेल्टा नॉट उतना ही ज्यादा होगा, मतलब उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा। तो यहाँ में देखो, यहाँ में कोबाल्ट +2 है, यहाँ में कोबाल्ट +3 है, कौन मेटल को अपने पास, ये देखो +2 वाला है, +3 वाला है, तो ये जो +2 वाला है वाटर को तो बुलाएगा अपने पास, लेकिन कोबाल्ट +3 वाटर को ज्यादा बुलाएगा, क्या समझ पा रहे हैं ना। तो क्या ये पास पास में होंगे, तो बताओ यहाँ में इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं, कोबाल्ट +3 में इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा, अरे भाई होगा। क्या ये वाटर में इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या ये पास पास में है, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, किसमें बढ़ जाएगी बताओ, CO+3 में। तो बताओ किसका एनर्जी ज्यादा होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बहुत अच्छी बात है, यहां तक आप तो समझ गए हैं। यहाँ में भी वही सेम बात है, यहाँ में निकल +2 है, यहाँ भी +3 है, तो आपने क्या देखा कि जब लिगेंड सेम सेम है तो चार्ज देखेंगे, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा। अब हम लोग का थर्ड, टाइप्स ऑफ बताइए, टाइप्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम की बात करेंगे। अगर मान लो सब कुछ सेम हो जाए, सब कुछ सेम हो जाए, लिगेंड भी सेम हो जाए, मेटल पे चार्ज भी सब कुछ सेम हो जाए, है ना, तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, वो 3D का है, 4D का है, 5D का है। तो बताओ 3D और 4D में आप लोगों को मालूम है क्या, बताओ 3D और 4D और 5D में, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे भाई, क्या 3D में लफड़ा है, 3D के साथ में स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, लेकिन 4D 5D के साथ में कोई भी लिगेंड आएगा वो किसके जैसे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो गैप ज्यादा, डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा, क्या 3D से तो ज्यादा 4D 5D का होगा कि नहीं होगा। और 4D और 5D में बात करें, आप लोग पढ़े थे 3D 4D 5D में जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं कंट्रेक्शन लगता था, कंट्रेक्शन किसमें लगता था, 5D में, 5D में कंट्रेक्शन ज्यादा लगेगा, इसका ये मतलब है क्या, इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो लिगेंड को ज्यादा पास में बुलाएगा, रिपल्सन ज्यादा, डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 3D और 4D में डेल्टा नॉट थोड़ा बढ़ा तो 4D और 5D में और ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, समझ पा रहे हैं ना। एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। यहां में हम लोग को देखना है, सबसे पहले बताओ लिगेंड सेम है या नहीं है, सब दोनों ऑक्सीजन डोनर है कि नहीं है, है। अब देखो यहाँ में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है कि नहीं है, क्या मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 सेम सेम है ना, अगर अलग अलग होता तो उसका डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा होता है ना। फिर देखो, फिर रूठा ओसामा क्या सेम ग्रुप का मेंबर है कि नहीं है, तो बताइए ये 3D है, ये 4D है और वो 5D है, तो बताओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसका ज्यादा होगा, उसका ज्यादा। तो अभी तक हमने जो भी कंपेयर करा है वो किसका करा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, किसका, अगर 6 का आ जाए 4 का आ जाए तो क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, 4th नंबर पे आएगी ज्योमेट्री, 4th नंबर पे क्या आएगी, ज्योमेट्री।
अच्छा देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही बात करा जाए तो टेंशन तो लेना ही नहीं है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखना है, या तो आप स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में अगर उसका सब लिगेंड भी सेम हो गया तो मेटल का चार्ज देखेंगे, वो भी सेम हो गया तो देखेंगे सेम ग्रुप का है, 3D 4D 5D का है। समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो आपको एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया जाए, दूसरा नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया जाए, समझ पा रहे हैं ना, तो उस केस में क्या होगा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो याद रखना है, ज्योमेट्री देखना है तो यहाँ में क्या होगा याद रखना है। क्या होता है स्पॉट, क्या होता है स्पॉट। समझ पा रहे हैं ना। तो स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, फिर किसका होता है स्पॉट, एसपी मतलब स्क्वायर प्लेनर का सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल का, फिर किसका टेट्राहेड्रल का, याद रखना है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। ये तो फॉर्मूला याद रखना है कि स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ स्क्वायर प्लेनर, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल का कितना टाइम्स होता है 4/3 टाइम्स, क्लियर है ना। और टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल से कितना टाइम्स ज्यादा होता है 4/9 टाइम्स। तो अगर आपको ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू देके टेट्राहेड्रल का पूछेगा तो आप बता सकते हैं, टेट्राहेड्रल देके ऑक्टाहेड्रल पूछेगा तो फॉर्मूला याद रहेगा तो कर सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल देके स्क्वायर प्लेनर देगा तो कर सकते हैं ना। और टेट्राहेड्रल देके अगर स्क्वायर प्लेनर का पूछेगा तो कैसे करेंगे, टेट्राहेड्रल की वैल्यू x है तो स्क्वायर प्लेनर का कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे। अरे भाई स्प्लिटिंग एनर्जी x है, पहले क्या करेंगे हम, टेट्राहेड्रल का दे दिया है ना, तो क्या करेंगे टेट्राहेड्रल की वैल्यू डाल के डेल्टा नॉट निकाल के यहाँ में डालेंगे तो ऐसा निकल करने की क्या ही जरूरत, डिवाइड कर दीजिए, क्या कर देंगे तो ये कट जाएगा ना, तो डायरेक्टली दिया है तो निकल जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो दोनों को अगर फॉर्मूला याद है तो डिवाइड कर देंगे तो ऑक्टा से ऑक्टा कट जाएगा, 4/3 4/9 है तो आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद आ गया, तो क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। टाइम हो गया क्या, टाइम हो गया। अच्छा बोर्ड पे ध्यान देना, अगर मान लो 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अच्छा बताओ स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में किसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होता है, स्क्वायर प्लेनर का, समझ पा रहे हैं ना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया जाए तो डायरेक्टली क्या करेंगे, 4 में भी उसका ज्योमेट्री 2 हो सकता है, या तो स्क्वायर प्लेनर या तो टेट्राहेड्रल, और स्क्वायर प्लेनर है तो उसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा, समझ पा रहे हैं ना। अगर एक 4 है और एक 6 है तो मालूम है ना, 4 है और 6 है तो देखना पड़ेगा 4 जो है वो टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है। अगर स्क्वायर प्लेनर होगा तो ऑक्टाहेड्रल से भी ज्यादा होगा, और टेट्राहेड्रल होगा तो इसका ज्यादा। मैं वही बोल रहा था ना कि जो टेट्राहेड्रल होता है ना, उसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो होता है ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रेयरली पाया जाता है, क्यों, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल का ज्यादा होता है, टेट्राहेड्रल का सबसे कम होता है, तो गैप बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले Eg में जाएगा तो फिर T2 में जाता है, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो क्या आप यूज करेंगे, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और आप इसका ज्योमेट्री पहले देखो, क्या इसमें क्या दोनों लिगेंड सेम है, क्या सेम है या डिफरेंट है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 है, इसका भी 2 है कि नहीं है, क्या सब कुछ सेम है, क्या ये भी 3D है ये भी 3D है, तो क्या ज्योमेट्री पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 है और ये 6 है। क्या इसका 6 का तो मालूम है ना कि ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। क्या आपको पूरा हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगा क्या कि ऑक्टाहेड्रल होगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगा ऑक्टाहेड्रल होगा, या देख के पता चलेगा ऑक्टाहेड्रल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का हाइब्रिडाइजेशन चाहे कुछ भी हो, ज्योमेट्री तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही होती है, समझ पा रहे हैं ना। अब इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से निकालेंगे तो आएगा sp3, क्या आएगा, कैसे पता चलेगा आप खुद निकालना, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। sp3 तो बताओ कैसे होगी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है, ऑक्टाहेड्रल का, तो इसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा।
समझ में आ रहा है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता चला कि स्क्वायर प्लेनर है, कैसा है, और स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल से भी ज्यादा होता है। क्वेश्चन लिखेंगे एक, इफ CFSE of an octahedral complex, if CFSE of an octahedral complex is 1800 sorry 18,000, कितना 18,000, find then find CFSE of tetrahedral and square planar complex, then find CFSE of tetrahedral and square planar complex। तो आपको क्या निकालना है, देखिए आपको फाइंड करना है क्या, डेल्टा और डेल्टा टी, CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो फॉर्मूला तो याद होता है ना, बताओ टेट्राहेड्रल का और ऑक्टाहेड्रल का रिलेशन क्या है, 4/9 होता है कि नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, देखो 4/9 और इसकी वैल्यू आपको दिया है कितना 18,000, ठीक है, तो डाल देना है। स्क्वायर प्लेनर का क्या होता था रिलेशन, स्क्वायर प्लेनर का बोलिए 4/3 डेल्टा नॉट, तो 4/3 डेल्टा नॉट की वैल्यू 18,000। ये क्वेश्चन जो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो नीट का आया है 2018 का समथिंग का, ये ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। वहां में कॉम्प्लेक्स दिया गया था, ठीक है, तो उसमें आपको निकाल के पता करना था कि वो टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है, समझ पा रहे हैं ना। तो नेक्स्ट स्टडी में फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। देखिए यहाँ में स्टेबिलिटी की बात करते हैं, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। बाकी ये सब तो पढ़ ही चुके हैं ना, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है ना, उसके बाद चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना। जिसका लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है, ये सब पढ़ चुके हैं ना हम लोग। वही सेम स्टेबिलिटी का है, लेकिन यहाँ में एक फैक्टर ऐड हुआ है, वो फैक्टर क्या है, चैलेट रिंग। सबसे पहला काम ये है कि आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ चैलेट रिंग, जिसमें जितना ज्यादा चैलेट रिंग होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्लियर है ना। अगर चैलेट रिंग है ही नहीं तो क्या देखेंगे, लिगेंड का स्ट्रेंथ, लिगेंड का स्ट्रेंथ भी सबका सेम है तो क्या देखेंगे, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, समझ पा रहे हैं ना। उसके बाद वही 3D 4D वाला सब कुछ सेम रहेगा, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ में बताओ क्या देखेंगे, पहले लिखेंगे नंबर ऑफ चैलेट रिंग, क्या देखेंगे, नंबर ऑफ चैलेट रिंग। बताओ ये मोनोडेंटेड है बाइडेंटेड है, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड। लिगेंड को देखो, लिगेंड को मोनोडेंटेड, क्या ये रिंग बनाता है क्या, नहीं, तो नंबर ऑफ चैलेट रिंग कितना हो जाएगा 0। फिर क्या देखना है, उसके बाद आप स्ट्रेंथ देखो या चार्ज देखो, क्या क्रोमियम में सब पे चार्ज +2 आ रही है क्या। तो अब क्या देखना है, यहाँ में बताओ कौन डोनर है, हेलोजन डोनर है, और यहाँ में ऑक्सीजन और यहाँ में नाइट्रोजन डोनर। तो बताओ किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, नाइट्रोजन डोनर का। ऑक्सीजन और हेलोजन में सबसे कम किसका होता है, हेलोजन का। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में EN किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का, तो देगा नहीं,
तो देगा कौन? नाइट्रोजन। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? इसमें आपको करना है, ठीक है। तो बताओ चैलेट रिंग कितना होगा? मोनोडेंटेड लिगेंड चैलेट रिंग का फॉर्मेशन नहीं करते। बताओ ईएन सॉरी ऑक्जिलेट बाइडेंटेड लिगेंड है क्या? एक ऑक्जिलेट कितना रिंग बनाता है? एक। तो 3 ऑक्जिलेट कितना रिंग बनाएगा? तो बताओ यहाँ में चैलेट रिंग कितना होगा? 3। यहाँ में चैलेट रिंग कितना होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? अरे समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ में तो चैलेट रिंग क्या हो गया है? बराबर। क्या हो गया है? बराबर। तो बताओ उसके बाद क्या देखेंगे? उसके बाद क्या देखेंगे? सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये दोनों होगा ना, सबसे कम स्टेबल ये होगा क्योंकि इसमें चैलेट रिंग नहीं है। तो बताओ उसके बाद क्या देखना है? ऑक्सीडेशन नंबर या लिगेंड। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। यहाँ में कितना है? +2। यहाँ में क्या है? +2। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है तो क्या देखेंगे? पावर। क्या देखेंगे? पावर। तो यहाँ में बताओ ऑक्जिलेट में कौन डोनेट करता है? ऑक्सीजन। और ईएन में इथिलीन डाई अमीन में कौन डोनेट करता है? नाइट्रोजन। तो यहाँ में नाइट्रोजन डोनर है और यहाँ में ऑक्सीजन डोनर है। पावर किसका ज्यादा? समझ में आ रहा है? तो आपको स्टेबिलिटी में सबसे पहले क्या देखना है भाई? चैलेट रिंग देखना है। ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान देना है। क्या आप लोग बताओ OX मालूम है ना? OX तो क्या ये चैलेट रिंग कितना है? चैलेट रिंग एक ऑक्जिलेट एक रिंग बनाएगा तो 3 ऑक्जिलेट 3 रिंग बनाएगा, है कि नहीं? EDTA बताओ, EDTA की मैं बोला था ना चैलेट रिंग क्या होता था? डेंटिसिटी -1। तो बताओ ऑक्जिलेट बाइडेंटेड लिगेंड है कि नहीं है? है। तो उसका बताओ चैलेट रिंग कितना होगा? डेंटिसिटी -1। तो एक ऑक्जिलेट एक रिंग बनाएगा। ऐसा ऑक्जिलेट तो 3 है ना, तो 3 रिंग बनेंगे। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? कोई 5 भी बोल देगा, 6 -1 5 आ जाएगा तो गलती हो जाएगा। समय बताया था उस समय। बताओ EDTA क्या हेक्साडेंटेड लिगेंड है तो इसके में कितने रिंग बनेंगे? डेंटिसिटी -1 तो 6 -1 बताओ कितने रिंग बनेगा? कितने रिंग? 5। 5 रिंग ज्यादा स्टेबल या 3 रिंग? 5 रिंग। तो ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, बताओ यहाँ में चैलेट रिंग कितना है? 0। चैलेट रिंग कितना है? 0। लिगेंड का स्ट्रेंथ सेम है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और यहाँ में क्या है? 3 है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग?